Hello everyone. This is our next lecture on distributed operating system. In this lecture, we are going to cover Ramon's tree based algorithm. This is token based algorithm and last algorithm for token based algorithms. Okay. After that, we are going to cover non-token based algorithm. After that, the non-token based algorithms are Ricard-Agarwala's algorithm and Mikawa's algorithm. Okay. In previous lecture, we covered the token based algorithm, which are Suzuki Kasami, and second was heuristic algorithm, right? The third algorithm for token based algorithm is Raymond tree based algorithm. Okay, after that we are going to cover non-token based algorithm. So we'll see one by one. So firstly we are going to cover Raymond tree based algorithm. Okay, so Raymond tree based algorithm is a token based algorithm. So we already covered in previous lecture what are the token based algorithms. So basically token based algorithms are the algorithm which are used token to enter in a critical section. Okay, so firstly we'll see the diagram. After that we'll see these definitions. Okay, so this is the token based Raymond tree algorithm. So Raymond tree algorithm में क्या होता है, trees use होते हैं, spanning tree you can say used as a algorithm. Okay, so इसमें क्या होगा, so basically पहले हमें token, why we need tokens, right? So we need tokens to enter in critical section, right? So if he wants to access the critical section, he should have the token, right? So for accessing the critical section, he need token. And where is the token? Token A process A has a token, right? ओके नाउ अभी टोकन किसके पास है प्रोसेस ए के पास टोकन है, राइट? और प्रोसेस ई को क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है, ठीक है? सो उसको टोकन कैसे मिलेगा, ये ही जो एल्गोरिदम है इसमें हमें बताया गया है. सो बेसिकली ई जो है पहले बी के पास जाएगा. ओके, बी के पास ये किसकी तरफ, इसका जो होल्डर है वो बी के पास है, राइट? सो दिस इज वेरिएबल होल्डर, ये बी के पास जाएगा पहले कि मुझे टोकन की जरूरत है. देन बी विल गो टू ए. सो बी का अपना क्यू होगा, ये हमेशा याद रखना है, हर एक प्रोसेस का अपना एक क्यू होगा जिसमें वो रिक्वेस्ट को सेव करके रखेगा. क्यों उसके पास क्यू होगा? क्योंकि उसके साथ बी भी कनेक्टेड है, डी भी कनेक्टेड है, राइट? सो अगर उसके पास डी का भी रिक्वेस्ट आया होगा तो उसके पास उसको एक क्यू मेंटेन करना पड़ेगा कि जिसका रिक्वेस्ट पहले आया है उसका रिक्वेस्ट वो आगे पहले सर्व करेगा. ओके, और उसका एक हो सकता है टाइम, वो देख ले, एक सीक्वेंस नंबर देख ले कि किसका रिक्वेस्ट पहले आया था किसका नहीं आया था, उसके अकॉर्डिंग वो अपने क्यू में जो रिक्वेस्ट है उसको सेव करके रखेगा, ठीक है? आफ्टर दैट बी विल गो टू ए. आफ्टर दैट ए के पास भी अपना एक क्यू होगा, वो उस क्यू में नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है वो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा. क्यों यहाँ पे क्यू की क्या जरूरत है? क्योंकि हो सकता है उसको यहाँ से भी रिक्वेस्ट आई हो, राइट? इट इज अ स्पैनिंग ट्री ना, तो हो सकता है कि इससे भी इसकी रिक्वेस्ट आई हो. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल हम लोग फैमिली का ले लेते हैं, ठीक है? एक फैमिली है, आपको अपने पापा से कोई चीज चाहिए, हो सकता है आप पापा से डायरेक्ट बात ना कर पाए, आप पहले कहाँ जाएंगे? अपनी मॉम के पास जाएंगे कि मॉम मुझे इस चीज की जरूरत है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे पापा से वो चीज लेने में? तो मम्मी क्या करेगी, हो सकता है आपके भाई की भी सेम ही रिक्वेस्ट हो, तो मम्मी क्या करेगी, दोनों की रिक्वेस्ट रखेगी, उसके बाद वो आपके पापा से बात करेगी. तो आपके पापा को जो लगेगा, जिसकी रिक्वेस्ट मतलब जायज है, जिसको चीज देनी चाहिए वो देंगे, राइट? सेम यहाँ वो जस्ट एक बेसिक लेमैन टाइप में मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ. तो वो क्या करेगा, जो आपकी मॉम है वो पापा के पास जाएंगी, पापा जो है आपकी मॉम को कोई चीज देंगे, आफ्टर दैट आपकी मॉम आपको वो चीज प्रोवाइड कर देंगी, राइट? तो सेम इसी एग्जांपल में है, जैसे अगर ई को टोकन चाहिए तो वो पहले बी के पास जाएगा, बी अपना क्यू चेक करेगा कि उसके पास कोई पुरानी रिक्वेस्ट तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो डायरेक्टली ए के पास चला जाएगा, अदरवाइज वो उसको वेट करने को बोलेगा कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट है, मैं उस रिक्वेस्ट को सर्व कर लेता हूँ, आफ्टर दैट आई विल यू रिवर्ट बैक, राइट? तो ये सेकंड ड्राइव में क्या है, ए भी वही रूल फॉलो करेगा, देखिएगा अपने क्यू में किसकी रिक्वेस्ट पहले आई है, उसके पास वो पहले टोकन देगा. आफ्टर देन जो टोकन है वो लास्ट में, आप यहाँ पे एक और डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जो ए के पास है वो टोकन, सॉरी यहाँ पे मैंने सबको ए कर दिया है, ये ए नहीं होगा, इट्स लेट मी चेंज दिस.
ओके, नाउ अभी सेकेंड डायग्राम में क्या है, ए ने क्या किया है, टोकन प्रोवाइड किया है बी को, राइट। सो ए ने अपने क्यू में चेक किया कि किसका रिक्वेस्ट पहले आया है और किसको जो है वो टोकन पहले मिलना चाहिए, राइट। तो ए ने क्या किया, जो टोकन है दैट इज गिवन टू बी, राइट, यहाँ पे उसने बी को दे दिया। वो डायरेक्ट ई को नहीं दे सकता क्योंकि उसे एक प्रोसेस स्पैनिंग ट्री है, ये उस वे में ही वो जो टोकन है वो प्रोवाइड कर सकता है। सो ए प्रोवाइड द टोकन टू बी। नाउ बी विल चेक इट्स क्यू, देन किसको जो टोकन है वो पहले मिलना चाहिए, राइट। किसका रिक्वेस्ट पहले आया था, हो सकता है डी ने भी रिक्वेस्ट कर दिया हो, बट डी का जो रिक्वेस्ट है वो लेटर बाद में आया, राइट। तो वो क्या करेगा, जो लास्ट डायग्राम है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए ने टोकन है वो बी को दिया है, आफ्टर दैट बी ने क्या किया है, जो टोकन है वो ई को दिया है। सो बेसिकली ये फुल डायग्राम में आपको क्या समझने को आ रहा है कि जो टोकन है वो क्यू बेस पे दिए जाएंगे, जिसका रिक्वेस्ट पहले आएगा उसको वो टोकन पहले प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ओके, द एल्गोरिदम यूज अ स्पैनिंग ट्री टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज पर क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन। क्या यूज करता है, इट यूज अ स्पैनिंग ट्री, नंबर ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज करने के लिए क्या यूज करता है, स्पैनिंग ट्री। ओके, the network is viewed as a graph. A spanning tree of a network is a tree that contain all the n number of nodes. जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं वो एक ट्री की फॉर्म में, एक स्पैनिंग ट्री की फॉर्म में लगे होंगे या जनरेट होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट एल्गोरिदम अज्यूम दैट द अंडरलाइंग नेटवर्क गारंटीज मैसेज डिलीवरी, ऑल नोड्स ऑफ द नेटवर्क आर कंप्लीटली रिलायबल। ये एल्गोरिदम क्या अज्यूम करता है, ये जो एल्गोरिदम है इट अज्यूम दैट द अंडरलाइंग नेटवर्क गारंटी मैसेज डिलीवरी, मतलब कि जो आपका मैसेज है इट विल डिलीवर्ड, गारंटेड इट विल डिलीवर्ड। ओके, मतलब कुछ भी हो जाए कि मैसेज का जो अपना मैसेज है वो एक नोड से दूसरे नोड के पास जाएगा ही। इससे क्या होगा, जो नेटवर्क है वो कंप्लीटली रिलायबल हो जाएगा। ओके, after that the point is the algorithm operates on minimal spanning tree of the network topology or logical structure imposed on the network. Okay, so in simple term we can say that Raymond's tree based algorithm is log based algorithm for mutual exclusion in distributed system, in which a site is allowed to enter the critical section if it has a token. In this algorithm all the sites are arranged as a directed tree such that edges of the tree are assigned direction toward the sites and hold the token. Site which hold the token is also called as root of the tree. So इस डायग्राम में रूट कौन सा हुआ, ए, उसके पास क्या है, टोकन है। नाउ उसके जो सब रूट्स हैं उनको एक्सेस करना है, और इनके जो पॉइंटिंग जो उन्होंने बोला, इसमें डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, ये जो वेरिएबल होल्डर आप बोल सकते हैं, ये जो इसके वेरिएबल होल्डर किसकी तरफ पॉइंट करते हैं, टुवर्ड्स द रूट। यही सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है। सो इट्स अ लॉग बेस्ड एल्गोरिदम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन विच अ साइट इज अलाउड टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन इफ इट हैज अ टोकन, राइट। इन दिस एल्गोरिदम ऑल द साइट्स आर अरेंज्ड एज अ डायरेक्टेड ट्री such that the edges of the tree are assigned direction towards the site that holds the token. What does it mean? कि जो जिसके पास टोकन होगा उसकी तरफ ही जो हमारे पॉइंटिंग होल्डर्स होंगे वो पॉइंट करेंगे, राइट। सो ये चीज सेम लिखे, साइड विच होल्ड द टोकन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रूट ऑफ द ट्री। सो सबसे पहले टोकन किसके पास है, ए के पास, तो कौन सा इसका रूट, विच वन इज कॉल्ड एज रूट ऑफ दिस ट्री, ए। ओके, उसके पास क्या है, टोकन। ओके, so to enter the critical section, when site Si want to enter the critical section, it sends a request message to the node along the directed path to the root, provided it does not hold the token and its request queue is empty. After sending request message, it add its request to queue. What does it mean? It's mean when E wants to access the token, E will send the request to B. Okay, so B will save the request of E to its queue
and B should always contain a queue. Okay, after that B will send the request to A and A will contain that request to its queue. Understood? इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर E को A का टोकन चाहिए तो वो क्या करेगा, B के पास जाएगा और B पहले इसको अपने क्यू में सेव करेगा, राइट. आफ्टर दैट वो A को रिक्वेस्ट करेगा और A जो है B की रिक्वेस्ट को पहले अपने क्यू में सेव करेगा. आफ्टर दैट वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करेगा. ठीक है. सो when a site SJ on the path to root receive the request message of site SI, it plays the request in its request queue and send the request message along the directed path to receive request messages, जो मैंने आपको पहले भी बताया. Okay, now when the root site SR जो कि root है अपना, having token receive the request message, it send the token to requesting site and set it holder variable to point that sites. Okay, on the receiving the token, site SJ delete the top entry from its request queue and send the token after the site indicated by deleted entry. Holder variable of site SJ set to point that site after deleting the topmost entry of the request queue. If it is still non-empty, SJ send the request message to site indicated by the holder in order to get token back. Okay, अगर उसके पास कोई और रिक्वेस्ट भी आया है तो वो अपने क्यू में सेव करके रखेगा. उसको बोलेगा कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, प्लीज सेंड द टोकन बैक टू मी. आई विल सेंड और आई विल फॉरवर्ड दैट रिक्वेस्ट टू अनदर प्रोसेस. ओके, सो दिस इज द डायग्राम टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन. अभी क्या है वो पहले क्या था, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हुआ. नाउ the site is executing the critical section. That what is it mean? It means site SI execute the critical section if it has received the token and its own entry is the top of its request P. अगर उसको मिल गया, मान लो E को रिक्वेस्ट जो है वो ऑलरेडी जो टोकन है वो मिल गया, तो वो क्या करेगा, अपना काम करेगा, अपनी खुद की एंट्री जो है वो सबसे पहले रिक्वेस्ट क्यू में रख देगा. ठीक है, कि वो उस टाइम पे काम कर रहा है, उस पे उसका रिसोर्स जो है वो यूज कर रहा है, तो किसी को भी पता चलेगा ना कि उसका जो टोकन है वो कहाँ पे एक्सेस हो रहा है, राइट. आफ्टर दैट टू रिलीज द क्रिटिकल सेक्शन, रिलीज क्रिटिकल सेक्शन करने के लिए वो क्या करेगा, आफ्टर फिनिशिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन, साइट SI डज द फॉलोइंग. वो करेगा, मतलब फॉलोइंग काम करेगा. If its request queue is non-empty, then it delete the topmost entry from its request queue. Then it send the token to that site indicated by deleted entry and also its holder variable to set the pointer to that site. Okay. After performing above action, if the request queue is still non-empty, पहले तो वो जो उसका काम हो गया उसकी एंट्री को डिलीट कर देगा और चेक करेगा कि उसका क्यू अभी जो टॉप मोस्ट थी उसको डिलीट करेगा. ओके, ये हमेशा याद रखना है, जिसका काम हो रहा है टॉप मोस्ट एंट्री को वो डिलीट करेगा. उसके बाद आफ्टर दैट ही विल चेक हिज क्यू. इफ इट्स स्टिल नॉन एम्प्टी, देन साइट SI send a request message to site pointed by the holder variable in the order to get token back. अंडरस्टूड. बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. आप किसी भी एक सिंपल अपने घर के एग्जाम्पल के थ्रू भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं. जैसे मैंने आपको समझाया कि लाइक अगर आपको अपने फादर से कोई चीज चाहिए तो यू कैन गो टू योर मॉम एंड योर मॉम विल गो टू योर फादर. सेम वो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए. आप उस एग्जाम्पल को यहाँ पे इम्प्लाई करके देखेंगे तो ये बहुत ही ईजी आपको समझ आ जाएगा. सो दिस वॉज योर थर्ड टोकन बेस्ड एल्गोरिदम. अंडरस्टूड. इसमें बहुत सिंपल एक स्पैनिंग ट्री है. अगर E को टोकन चाहिए तो वो B के पास जाएगा, B जो है वो A के पास जाएगा. ओके, A फिर रिवर्ट बैक करेगा B को एंड B विल रिवर्ट बैक टू E. और हर एक प्रोसेस का अपना एक क्यू होगा, क्यू के अकॉर्डिंग ही जो टोकन है वो एक्सचेंज होगा. ओके, this algorithm consists of following routines: assign privileges, make request. Okay, this is a routine. Send a privilege message, a privilege node send a privilege message if it holds the privilege but not using it. It request queue is not empty, then element at all the head of request is not self. Okay, after that वो क्या करेगा, एक privilege message वो हमेशा यूज करेगा कि
लाइक उसको होल्ड करना है या उसको सेंड करना है, उसको रिक्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें जो है वो एक प्रिविलेज मैसेज में होल्ड करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट द मैसेज सेकंड पॉइंट इज मेक रिक्वेस्ट। दिस इज रूटीन सेंड a request message. Unprivileged node send a request message if it does not hold the privilege. It request queue is not empty. It required the privilege for itself or on the behalf of one of its immediate neighboring nodes and it has not sent the request message directly. Privilege क्या होगा? जिसके पास privilege है, like आपकी मॉम के पास privilege है आपके फादर के पास जाने का, so जिसके पास privilege होगा वो ही जाएगा डायरेक्ट। जो उसका आप बोल सकते हो सब नोड का नोड है आगे, सब नोड, वो डायरेक्ट जो है वो रूट के पास नहीं जा सकता, वो फर्स्टली अपने फादर नोड के पास जाएगा, आफ्टर दैट ही विल गो टू हिज ग्रैंडफादर नोड्स। ओके, अंडरस्टूड? सो आफ्टर दैट द एल्गोरिथम्स आर नॉन टोकन बेस्ड एल्गोरिथम. So what are the non-token based algorithm? Non-token based algorithm use the timestamp to order the request for computer system and to resolve the conflict for simultaneous request for the system. Okay, in token based algorithm what we use tokens, and token has some sequence number, right? In non-token based algorithm we use timestamp. Okay, using this timestamp will get that access to critical section. Okay, a site communicate with other sites in order to determine which site should execute critical section next. This require exchange of two or more successive round of message among site. एक साइट कम्युनिकेट क्यों कर रही है दूसरी साइट के साथ, कि क्यों, मतलब हम लोग ये पढ़ रहे हैं ताकि क्रिटिकल सेक्शन कैसे हम लोग यूज कर पाए, राइट? तो इसका क्या मतलब है, इसमें ये लिखा है साइट्स कम्युनिकेट विद अदर साइट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, क्यों कम्युनिकेट करती है कि कौन सी साइट जो है क्रिटिकल सेक्शन में नेक्स्ट जाने वाली है, ठीक है। दिस अप्रोच यूज टाइम स्टैम्प इंस्टेड ऑफ सीक्वेंस नंबर टू ऑर्डर रिक्वेस्ट फॉर द क्रिटिकल सेक्शन. सीक्वेंस नंबर किसमें यूज होते थे? वी यूज सीक्वेंस नंबर इन टोकन बेस्ड एल्गोरिथम, राइट? इन हियर वी यूज टाइम स्टैम्प्स टू ऑर्डर रिक्वेस्ट फॉर द क्रिटिकल सेक्शन. Whenever a site make request for critical section, it gets a timestamp. Timestamp is also used to resolve any conflict between critical section request. Okay? किसी भी साइट को अगर रिक्वेस्ट करना है then he will get a timestamp, and timestamp is also used to resolve any conflict between critical section request. अगर किसी के पास timestamp है, he know that इस timestamp के अकॉर्डिंग ही मुझे critical section में जाना है, जिससे क्या होगा, जो conflicts हैं वो नहीं होंगे. हमने एक लास्ट में एक एग्जाम्पल पढ़ा था, जैसे क्रिटिकल सेक्शन का एग्जाम्पल था, सुपरमार्केट का एक एग्जाम्पल था, उसमें हमने पढ़ा था कि लाइक पहले ए पर्सन यूज करेगा, आफ्टर दैट बी पर्सन यूज करेगा, राइट? टाइम स्टैम्प वो सेंट्रलाइज के लिए है, बट उस वे में मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि उसको पता है कि अंदर ऑलरेडी कुछ है तो वो यूज नहीं कर पाएगा, राइट? और इसमें क्या है, उसको एक टाइम दे दिया जाएगा, एक टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा कि ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी करंटली अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वैक्सीन का एग्जांपल है, राइट? तो उसमें टाइम स्लॉट्स प्रोवाइड होते हैं ना हमें, कि ये टाइम स्लॉट पे आपको जाना है और आपका इंजेक्शन लगेगा, राइट? तो वो एक टाइम स्लॉट सबको प्रोवाइड होते हैं. वही सेम चीज नॉन टेकन बेस्ड एल्गोरिथम में है कि टाइम स्टैम्प है कि इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, उससे क्या होगा, कंफ्लिक्ट नहीं होगा. अभी जैसे वैक्सीन में 12 बजे से 1 बजे या लाइक 12 to 3 है या 10 to 12 है, तो पता है कि हमारा स्लॉट ये है, हम उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे, राइट? So this is the basic example for non-token based algorithm. All algorithm which follow non-token based approach maintain a logical clock. So logical clock is very important topic. We already covered this logical clock in previous videos. You can check that out. So ये जो algorithm है वो कौन सा approach maintain करते हैं? Logical clock. Okay. So the first non-token based algorithm is Ricard-Agarwala's algorithm. Okay, so Ricard-Agarwala's is a non-token based algorithm that use broadcast technique for mutual calculation. Okay, in this algorithm for mutual exclusion in distributed system proposed by Glenn Ricard and Ashoka Agarwala, this algorithm is an extension and optimization of Lampert's distributed mutual algorithms. हम already पढ़ चुके हैं Lampert's. Like Lampert's algorithm, it also follow permission based approach to ensure mutual exclusion. ठीक है, इसमें क्या होता है, so for example P3 जो है वो critical section में है, ठीक है, and P1 P2 भी मतलब एक्सेस करना चाहिए. इसमें क्या होगा,
सॉरी P0 जो है उसको क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है. सो बेसिकली हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर रहे हैं, राइट? तो जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको ही एक्सेस करना है ना हमें. सो P0 wants to access the critical section. Okay, so what he will do, he will broadcast its time. वो क्या करेगा, अपना जो टाइम स्टैम्प है, अपना टाइम स्टैम्प और उनका टाइम स्टैम्प सब लेगा, ठीक है, देगा, वो चेक करेगा, कंपेयर करेगा टाइम स्टैम्प का, ठीक है. अभी देखो उसको अगर एक्सेस करना है टाइम स्टैम्प को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना टाइम भेजेगा P1 और P2 के पास, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अपना लाइक टाइम कंपेयर करेगा. ओके, सो बेसिकली ओके, नाउ when P0 wants to access the critical section, वो क्या करेगा, अपना टाइम जो है वो सेंड कर देगा, अपना टाइम स्टैम्प के साथ जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट कर देगा कंडीशन में, खुद का भी टाइम देखेगा, ठीक है. अगर मान लो P2 जो है वो एक्सेस नहीं कर रहा है तो वो डायरेक्टली मैसेज भेजेगा P2 को कि ठीक है मुझे नहीं चाहिए, आप एक्सेस कर सकते हैं. बट सेम टाइम पे P2 ने भी जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट कर दिया. देखो अभी पहले क्या है, P0 ने रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट किया दैट आई वांट टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, राइट, और P1 ने, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज ग्रांट कर दिया, डायरेक्ट एक एरो डाल के आप बोल सकते हैं मैसेज ग्रांट कर दिया. बट P1 ने ग्रांट क्यों किया, क्योंकि उसको लाइक क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस ही नहीं करना है, राइट. बट at the same time P2 wants to access the critical section, right? So वो भी क्या कर रहा है, मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा है that my time stamp is 12. इसको भी उसने टाइम बताया, अपने आप को भी उसने टाइम बताया, राइट. तो उस टाइम पे क्या होगा, जो P0 है इट विल, और यू कैन से इट विल कैलकुलेट द टाइम, जिसका टाइम स्टैम्प कम होगा उसको जो पहले है वो क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा. सो यहाँ पे टाइम स्टैम्प किसका कम है, द 8 इज लेस देन 12, राइट. तो किसको मिलेगा, P0 को मिलेगा. आफ्टर दैट जब P0 जो है वो अपना काम फिनिश कर लेगा, then he will send the release message and after that P2 will access the critical section. Okay, so मैंने आपको जैसे कि यहाँ बताया वो नेक्स्ट स्टेप में उसने बताया हुआ है. जैसे कि देखो अभी consider a scenario when P0 and P1 wants to enter in critical section, ठीक है. मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे दोनों ने ही क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है. अगर P0 अकेला होता तो क्या था कि अगर इसने रिक्वेस्ट नहीं किया होता, कंसीडर कीजिए ये लाइन नहीं है यहाँ पे, दिस वन इज नॉट हियर, ओके, और P0 वांट्स टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, तो क्या होता, P1 भी उसको मैसेज भेजता दैट आई डोंट वांट टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, यू कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, एंड P2 also will send the message that I don't want to access the critical section, you can use the critical section. But in this condition, at the same time P0 and P2 both wants to access the critical section, then what will happen, right? So it will compare the time. So इसमें आगे इसको आपको पूरा तोड़ मरोड़ के मैंने दिखाया हुआ है. Consider a scenario when process P0 P1 want to enter in critical section, both P0 and P1 send the broadcast message to all the process in the system along the time step. Okay, जब P1 यूज नहीं कर रहा था तो उन्होंने क्या किया, मैसेज सेंड कर दिया कि हाँ ठीक है मुझे नहीं चाहिए, आप यूज कर सकते हो. सिंस P2 डज नॉट वांट टू wait. So now P2 doesn't want to enter the critical sections, hence it send OK message to both the processes. ठीक है, इन्होंने मैसेज ब्रॉडकास्ट किया तो P2 उन्होंने इनको बोल दिया कि दैट आई डोंट वांट टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, यू बोथ गो अहेड, राइट. उसको कोई मतलब नहीं है कि P0 P1 दोनों ने एक ही टाइम पे एक्सेस किया है, उसको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं करना है. देन ही normally send a OK message to both the processes. Okay, since P1 find that P0 is the lesser than P2, वही मैंने आपको बताया कि जिसको लगेगा कि जिसका लेसर टाइम है वो टाइम कंपेयर करेगा, कि जैसे हमने ये एग्जांपल में देखा 12 और 8 was the time, so which one is lesser, 8 one is lesser, so who will go to the critical section, P0 will go to the critical section. Okay, so now P0 can enter critical section at it receive the n-1 OK message. Once P0 done with critical section, it send OK message to P1. Okay, understood? So basically क्या हो रहा है,
दो रिक्वेस्ट अगर एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को एंटर करने का ट्राई कर रही हूँ और एक्सेस करने का ट्राई कर रही हूँ, तो इसमें क्या होगा, इस एल्गोरिदम में सिंपली जो टाइम है वो कंपेयर होगा, टाइम स्टैम्प्स कंपेयर होंगे, द टाइम हु इज लेसर देन विल एक्सेस द critical section first. After that, the second process will get a chance to go to critical section, but in the condition अगर कोई और request आ गया होगा, then time will again compare, जिसका time कम होगा that will go to the critical section. Okay, so this is the algorithm. Now P1 enter the, now one of the problem with this algorithm, that once a process P1 receive okay from all the processes, it can enter CS subsequently without sending repeat messages. Second, if the node having process fail, then all other process stay forever. Okay, अगर इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगी, जिसके पास क्रिटिकल सेक्शन जिसके पास क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस है, तो दूसरी नोट्स को पता ही नहीं चलेगा कि ऑलरेडी नोट्स फेल हो चुकी है, और वो जो है वो एक हिसाब से लाइक वेटिंग स्टेट में चले जाएंगे. दिस कैन बी सॉल्व बाय डिटेक्टिंग फेलियर ऑफ द नोट्स. ओके, सो नेक्स्ट एल्गोरिदम इज मिकावास एल्गोरिदम. सो पहले हम इसके डायग्राम्स देखेंगे, आफ्टर दैट विल गो टू द डेफिनेशन पार्ट्स, क्योंकि अगर आप एक बार डायग्राम समझ जाते हैं, आपको जो डायग्राम है या जो रूल्स है वो क्लियर हो जाते हैं, तो it will be easy to understand all the definitions, right? So okay, so these are the diagrams. ठीक है, इसमें क्या है, there's 4 processes in this diagram, right? 4 processes are there, process 1, process 2, process 3 and process 4. okay, so इसमें क्या होता है, जो मिकावास एल्गोरिदम है, बेसिकली क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, राइट? और म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्यों हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस चाहिए. प्रोसेसेस वांट्स टू access the critical section. In Mikava's algorithm, groups are formed. Instead of sending or broadcasting the messages to all the processes, it will send the messages or request messages to its group. So 4-5 processes, then no problem. But if thousands of processes are there, then how the processes will get the access to critical section, right? So मकावास एल्गोरिदम में क्या है, ग्रुप्स फॉर्म्ड होते हैं, लाइक एक ग्रुप जो है उसमें प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगी, ठीक है, और एक ग्रुप फॉर्म करने के लिए भी देयर सेट ऑफ रूल्स. द फर्स्ट रूल इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 ग्रुप शुड नॉट बी नल. सो इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर 2 ग्रुप है तो जो दोनों ग्रुप का एक एक एलिमेंट है वो एक लाइक उसमें आने चाहिए ना, हमने पढ़ा इंटरसेक्शन. लेट मी शो यू, वेट. ओके, सो ग्रुप में क्या होता है, सो एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, राइट? दीज आर द प्रोसेसेस, यू कैन से दैट. ये एक ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस है, राइट? सो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे जो ग्रुप्स हैं, मान लो ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे, तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा, एटलीस्ट जो कुछ एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ मतलब इंटरसेक्ट होने चाहिए. सो दिस इज द इंटरसेक्शन, मतलब 2 ग्रुप है और इसके जो एक चाहे नंबर ऑफ 1 एलिमेंट ही उस ग्रुप के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, बट ये क्या हो गया, दिस इज इंटरसेक्शन. ठीक है, 2 ग्रुप्स का इंटरसेक्शन नल नहीं होना चाहिए, मतलब इस ग्रुप के और इस ग्रुप के कुछ एलिमेंट जो है वो इसके साथ इंटरसेक्ट होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए. दिस इज इंटरसेक्शन. ओके, सो नाउ ओके, लेट मी शो यू. ओके, सो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है. सो ये हो गया ग्रुप का रूल. सेकेंड रूल इज द प्रोसेस शुड बी पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, मतलब जो प्रोसेस है वो किसी एक ग्रुप का पार्ट होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं होगी, वो किसी एक सिंगल ग्रुप का पार्ट तो होना ही चाहिए. ओके, द लास्ट पॉइंट इज सिंगल प्रोसेस कांट बी कंसीडर एट अ ग्रुप. अगर आपको चाहिए, इफ यू वांट कि P1 एक अलग ग्रुप बना ले, दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस एल्गोरिथम. ओके, सो विल सी इन डायग्राम्स नाउ. Okay, now P1, P2, P3, P4, 4 processes are there. Now P1 wants to access the critical section. So यहाँ पे हमने ग्रुप बनाए हैं. G1 is P1, P2, P3. G2 is P2, P3, P1. G3 is P2, P3, P4 and G4 is P4, P1, P3. ठीक है. So इस ग्रुप में
वेट ओके नाउ अभी क्या है देखिए अभी P1 wants to access the critical section. What he will do? He will simply send the request message to his group. So first group is P1, P2, P3, right? So P1 ने किसको रिक्वेस्ट किया दैट क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए P2 को और P3 को, राइट? नाउ उसने क्या किया अपने जो ग्रुप है जो ग्रुप मेंबर्स उसके हैं P1 के, इट विल सेंड द मैसेज टू दैट मेंबर्स, राइट? सो ग्रुप 1 के मेंबर्स कौन से हैं? P2 एंड P3. सो P विल सिंपली सेंड द रिक्वेस्ट मैसेज टू P2 एंड P3, राइट? सो नाउ in this diagram you can see that P2 is sending the grant message or reply message that we don't want to access the critical section. You can use that critical section, right? So it will get P1 will get the reply messages from its group member that you can use your critical section. So flag true, flag true, flag true मतलब वो आपस में अंडरस्टैंड कर रहे हैं that P2 P3 don't want to access the critical section. You will go ahead. Okay, they will tell the P1 that you can go ahead, we don't want to access the critical section. But in this diagram you can simply they can send the reply messages. Okay, P4 is flag here is flag false. Why? Because P4 is not in the group of these three, right? After that at the same time P4 want to access the critical section. तो P4 क्या करेगा? It will सेंड द रिक्वेस्ट मैसेज टू इट्स ग्रुप मेंबर. तो उसके ग्रुप के मेंबर कौन से हैं? सो विल चेक हियर. P4 के ग्रुप में मेंबर कौन कौन से आते हैं? P4 के साथ अगर उसको कम्युनिकेट करना है सेकेंड ग्रुप में, P4 किस किस को मैसेज भेज सकता है? किसको मैसेज भेजेगा वो? वेट कहाँ गया डायग्राम? P4 किसको मैसेज, उसके ग्रुप में कौन कौन से आ सकते हैं? P2 और P3, राइट? P2 और P3 आ सकते हैं ना उसके ग्रुप के मैसेज में. नेबरिंग्स ही ग्रुप में आएंगे ना, तो वो क्या करेगा? सिंपली उनको फिर से रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा दैट आई वांट टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन. तब तक वहां पे कम्युनिकेशन चल रहा है, बट एट द सेम टाइम P4 वांट टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, राइट? So what he will do? He will simply send the request messages to P2 and P3. Okay, but P2, P3, their flag is true because they know that P1 is accessing the critical section. So they will not send any reply message to P4. Okay, so the P4 will simply send the request message to P2, but P2 and P3 is not responding back to P4 because they know that P1 is accessing the critical section right now, right? So क्या होगा? Then जब P1 finish his task in critical section, he will send the release messages to P3 and P4. Sorry, मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिखे हैं, so you can understand P3. This is P1, P2, P3, P4, right? So इसमें क्या होगा? That P3 जब P1 का काम फिनिश हो जाएगा, they will simply send the release messages to its neighboring nodes, right? And flag will be set to F, right? So when the P1 send the release messages to P2 and P3, they will now reply back to P4. Now you can access the critical section. This is Merkava's algorithm. This is very simple algorithm. In internet or books you can see various long algorithms and mathematical terms are used in Merkava's algorithm, but this is a very basic form of Merkava's algorithm. यही काम वो मैथमेटिकल टर्म में भी होता है, ठीक है? So to enter the critical section, when a site SI wants to enter the critical section, it sends a request message request I to all other sites in the request set R1. So set is a group, right? So set क्या है जो मैंने ग्रुप की फॉर्म में दिया? दैट इज सेट. जो भी उसके सेट के अंदर आएंगे, आप एक मैथमेटिकल टर्म में सेट यूज कर सकते हैं, राइट? जो उसके सेट के अंदर आएंगे, दे विल get the request message from SI site. Okay, when a site SJ receive the request message request I from say site SI, it return a reply message to site SI if it has not sent a reply message to the site from the time it received the last release message, otherwise queue up to the request. पहले हम लोग सिंपल टर्म में बताते हैं कब तक वो रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा? जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं करना चाहता और कोई और रिक्वेस्ट उसके पास नहीं आया, राइट?
अगर उसके पास ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट है एंड SI wants to access the critical section, that it will not reply message to SI, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कोई और रिक्वेस्ट है, वो उसको क्यू में रख लेगा बट उसको रिप्लाई नहीं करेगा. ओके, so to execute the critical section, a site SI enter the critical section if it has received a reply message from all the sites in request set RI. वो कब है क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है? जब उसके जो नेबरिंग जो ग्रुप में जो सेट में मेंबर्स हैं वो उसको रिप्लाई मैसेज नहीं कर देते, तब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता. ओके, after that, to release the critical section, when a site SI exit the critical section, it send the release message to all other site in request set I. When a site SJ receive the release message from site SI, it send reply message to the next site waiting in the queue and delete that entry from the queue. Okay, so हमने क्या पढ़ा? पहले है टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए क्या करेगा? P1 will send the request message to its neighboring or its group members that I want to access the critical section, right? After that, when the reply will get from P2 and P3, P1 will go to critical section. Okay, but in the critical section, what the P1 will do? In this line you can see a site S1 enter in the critical section. कब वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगा? जब उसको आपके नेबरिंग जो साइट्स हैं वहां से मैसेज मिल जाएगा दैट यू कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन. ओके, in critical section when the process will go to or when the site will go to the critical section, when he will receive the reply message from all the sites in the requested RY. मतलब ग्रुप के मेंबर से जब तक उसको रिप्लाई नहीं मिल जाता, then the S1 or the process will not go to access the critical section. Okay, so to release the critical section, यहाँ पे हमने देखा उसने रिलीज कब किया है? जब P1 ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया और ही ऑलरेडी एक्सेस द P1 और सॉरी क्रिटिकल सेक्शन, तो वो क्या करेगा? अपने नेबरिंग जो साइट्स हैं उनको मैसेज सेंड कर देगा दैट नाउ आई एम रिलीजिंग द क्रिटिकल सेक्शन. और जो इनके पास रिक्वेस्ट गई थी P4 में, इन्होंने क्या किया था? उसको क्यू में सेव करके रखा था. वो क्या करेगा? जो क्यू में रिक्वेस्ट थी उसको अभी जो रिप्लाई मैसेज है, जो मैसेज ग्रांट मैसेज है वो भेज देगा. अब क्या करेगा? P4 now can access the critical section. So it's a very simple algorithm. आप बहुत easily समझ पा रहे हैं. डायग्राम में मैंने आपको बहुत easily समझाने का ट्राई किया है. So this is the most simplest example for Merkava's algorithm. ये बहुत simple basic algorithm example है. इससे आपको simply बट रिमेंबर दिस ऑलवेज, जो भी मैंने डायग्राम्स आपको समझाएंगे एक बार कॉपी पे उसको सॉल्व करें अपने हाथ से. देख के आपको कभी भी याद नहीं होगा. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड बाय योरसेल्फ, तो आपको बहुत इजीली ये चीज़ें समझ आएंगी. ठीक है, सो दीज ऑल आर द Merkava's algorithm. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. एंड इन दिस लेक्चर वी कवर्ड Raymond tree बेस्ड एल्गोरिथम विच इज टोकन बेस्ड एल्गोरिथम. इसमें हमने क्या एग्जांपल लिया था? दैट फैमिली का एग्जांपल हमने लिया था, राइट? द डैड वांट टू एक्सेस द वेट उसमें हमने एग्जांपल लिया था एक फैमिली का एग्जांपल. और डायग्राम में भी हमें समझा था व्हेन ई वांट्स टू एक्सेस द टोकन, E will firstly go to B. After that, B will go to root node. Yeah. Okay. After that, root node will reply back to sub node, that is B, and after that, B will reply back to E that you can access the critical section now. Okay. After that, these all are the things. Non-token based algorithms are Ricard Agarwala's and Merkava's. In Ricard Agarwala, the time stamp will be compared, right? The lesser time stamp will be access the critical section first, after that the second one. Okay, in Merkava's what we'll study that it has groups made for the processes, and the process will broadcast its message to its group members. Okay, and when the group members grant the message that you can access the critical section, then only the process can access the critical section. Okay, so this is the most simplest diagram for Merkava's algorithm. इसमें आप देख सकते हैं पूरा क्रिटिकल सेक्शन में कैसे हमने एंटर किया था. क्रिटिकल सेक्शन में तभी रिक्वेस्ट एंटर, पहले रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा ग्रुप मेंबर्स को कि ओके वी वांट टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, राइट? और जब तक उसको क्रिटिकल सेक्शन के लिए
उसके नेबरिंग नोड से या उसके ग्रुप मेट से रिप्लाई मैसेज नहीं आ जाता, तब तक ही कांट एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, और वो क्रिटिकल सेक्शन में कब जा पाएगा, जैसे ही उसको मैसेज मिला दैट नाउ यू कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन, इट विल एंटर टू द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, and when he will release the critical section, when the SA exit the critical section, when it send the release messages to all the other sites in request set R। ठीक है, मतलब जब तक वो रिलीज मैसेज सेंड नहीं करेगा, ओके नाउ आई एम फिनिश्ड विद क्रिटिकल सेक्शन, तो तक जो दूसरी डिवाइस प्रोसेसेस हैं वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगी। ओके, so that's it for the today. If you have any questions, any queries regarding this algorithms, you can ask me in comment section. Okay, so till then, bye, take care.